के लिए घमासान होने वाला है। जी हां, सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्पीकर के लिए विपक्ष भी अपना प्रत्याशी उतारेगा। स्पीकर पद पर चुनाव लगभग तय माना जा रहा है। स्पीकर पद पर उम्मीदवार विपक्ष उतारेगा, यह सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं। डिप्टी स्पीकर और प्रोटेम स्पीकर को लेकर सरकार का जो रुख है उससे विपक्ष नाराज है और ऐसे में स्पीकर पद को लेकर विपक्ष के द्वारा उम्मीदवार उतारा जाना लगभग तय माना जा रहा है। बेहद बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्पीकर के पद के लिए चुनाव तय माना जा रहा है। हालांकि यह सर्वसम्मति से होता आया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर पद के लिए अब घमासान हो सकता है। सूत्रों के हवाले से यह खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि विपक्ष नाराज है। विपक्ष सरकार के रुख से नाराज है। कौन से रुख से? डिप्टी स्पीकर और प्रोटेम स्पीकर को लेकर सरकार का रुख जो है उससे विपक्ष नाराज नजर आ रहा है और ऐसे में स्पीकर पद को लेकर विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार उतार जाना लगभग तय माना जा रहा है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल लोकसभा स्पीकर का चुनाव होना है और इस चुनाव के लिए वैसे तो सर्वसम्मति से यह होता आया है, लेकिन अब इसके लिए घमासान हो सकता है। जो सूत्र हमें खबर बता रहे हैं उसके मुताबिक स्पीकर के लिए विपक्ष अपना प्रत्याशी उतार सकता है। क्यों उतार सकता है, किस रुख से, क्या नाराजगी है, इसके बारे में शिवम प्रताप हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जानकारी उन्हीं से लेते हैं। शिवम, जानकारी दीजिए। देखिए, निश्चित तौर पर इस बार लोकसभा स्पीकर का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है क्योंकि भारत के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार होगा जब लोकसभा स्पीकर का जो चुनाव हो वो सर्वसम्मत से नहीं होगा। इसके पीछे बड़ा तर्क यह है कि आमतौर पर यह माना जाता है कि लोकसभा स्पीकर का पद सत्ता के पक्ष के पास जाता है और डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष के पास जाता है, लेकिन केंद्र सरकार के अड़ियल रवैये के चलते विपक्ष बेहद नाराज है। विपक्ष का तर्क है कि प्रोटेम स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पद पर अच्छी खासी संख्या होने के बावजूद केंद्र सरकार उन्हें महत्व नहीं दे रही है, यहां तक कि एक इग्नोर करने का रवैया है। 2019 में डिप्टी स्पीकर का पद भी नहीं दिया था। ऐसे में अब लगातार सरकार के अड़ियल रवैये के चलते इंडिया अलायंस ने, विपक्षी गठबंधन ने तैयारी की है कि 26 जून को होने वाले लोकसभा स्पीकर के चुनाव में वो प्रत्याशी उतारेंगे और ये भारत के इतिहास में पहली बार होगा जब लोकसभा स्पीकर का पद भी सर्वसम्मत से नहीं चुना जाएगा, यानी कि पहली बार चुनाव होंगे। और साफ तौर पर जैसे प्रोटेम स्पीकर के लिए अभी आपने देखा जो विवाद चल रहा है, कांग्रेस का कहना था कि जो के सुरेश कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं वो सबसे वरिष्ठ हैं, 8 बार के सांसद हैं, उन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाना चाहिए था, लेकिन बीजेपी ने भर्तृहरि मेहताब को बना दिया जबकि वो 7 बार के सांसद हैं। दूसरी बड़ी बात, इंडिया अलायंस डिप्टी स्पीकर पद की लगातार मांग कर रहा था, लेकिन जैसा सरकार का रवैया रहा है ऐसे में अलायंस को लगता है कि डिप्टी स्पीकर का भी पद नहीं मिलेगा। यही एक वजह है कि बड़ी रणनीति बनाने के बाद पूरे विपक्ष ने तैयारी की है कि वो स्पीकर के पद पर अपना प्रत्याशी उतारें और न्यूज 18 को उच्च सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि इंडिया अलायंस अच्छे कैंडिडेट का चयन कर रहा है और आने वाले 2 से 3 दिन में ही अपने प्रत्याशी का ऐलान कर देगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। आने वाले 2 से 3 दिनों में प्रत्याशी के नाम का ऐलान भी इंडिया अलायंस के द्वारा कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बेल पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ब्रेक लगा दिए हैं। केजरीवाल अभी तिहाड़ जेल में रहेंगे। हाईकोर्ट ने आज ईडी और केजरीवाल के पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। माना जा रहा है कि हाईकोर्ट सोमवार या मंगलवार को केजरीवाल की बेल पर फैसला सुना सकती है। इस पर अब सियासत होने लगी है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी तिहाड़ जेल में ही रहेंगे। केजरीवाल की बेल पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ब्रेक लगा दिया है। ईडी की याचिका पर हाई कोर्ट ने केजरीवाल की रिहाई पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी और केजरीवाल के पक्ष की दलीलें सुनने के बाद ये फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब माना यह जा रहा है कि हाई कोर्ट सोमवार या फिर मंगलवार को केजरीवाल की बेल पर फैसला सुना सकती है। अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कल तक जो लोग केजरीवाल को बेल मिलने पर सत्यमेव जयते कह रहे थे, आज वही सवाल उठा रहे हैं।
देश की न्याय व्यवस्था के लिए बजने वाली तालियां उंगली उठाने में बदल गई हैं। न्यायपालिका को स्वतंत्र बताने वाले लोग ही उसके दबाव में होने का प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं। कल केजरीवाल को बेल मिलने पर आम आदमी पार्टी में जश्न शुरू हो गया था। केजरीवाल के जेल से भव्य स्वागत की प्लानिंग भी शुरू हो गई थी। इंडी गठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव ने भी केजरीवाल को बेल की बधाई दे दी थी, लेकिन ईडी ने केजरीवाल की बेल के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। इसके बाद हाई कोर्ट ने भी केस की सुनवाई होने तक अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी है। इसके बाद केजरीवाल की बेल को लेकर जश्न मना रही आम आदमी पार्टी में सन्नाटा छा गया। केजरीवाल की बेल पर ब्रेक लगने से नाराज आम आदमी पार्टी ने कहा कि ये मोदी सरकार की गुंडागर्दी है और मोदी जी ने भारत की न्याय व्यवस्था का मजाक बना दिया है। यानी कल न्याय व्यवस्था पर भरोसा दिखाने वाली आम आदमी पार्टी आज ये कह रही है कि भारत की न्याय व्यवस्था दबाव में है। तो जब सारे गवाह, सारे सबूत, जो कुछ भी ईडी ने परोसा, सारे बयान जो कुछ भी ईडी ने परोसा, सारी दलीलें जो कुछ भी ईडी ने दी, उसको सुनने के बाद एक नियमित जमानत का जब आदेश आ गया, तब तो कम से कम भाजपाइयों को शर्म करनी चाहिए कि आप ईडी को बिना ऑर्डर के दौड़ा दिया आप हाई कोर्ट। लेकिन पहली बार मैं देख रहा हूं कि आम आदमी पार्टी के जो मूर्खों का गैंग है वो कोर्ट को भी कटघरे में खड़ा कर देता है। अब उसी कोर्ट ने उन्हें बेल देने से मना किया, उसी कोर्ट ने उनके ही साथी को एक बेल भी दिया। हालांकि बेल मिलना किसी आरोप से बरी होना नहीं है। आज ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ हाई कोर्ट के जिस फैसले का जिक्र किया वो इसी साल 9 अप्रैल का है। तब हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही बताते हुए कहा था कि शराब नीति केस में ईडी की कार्रवाई सही है। यानी हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही बताया था। कोर्ट ने ये भी कहा था कि ईडी ने कानूनी प्रक्रिया का पालन किया और ईडी ने जो सबूत जुटाए हैं उससे पता चलता है कि शराब घोटाले की साजिश अरविंद केजरीवाल ने रची थी और वो अपराध की आय छिपाने में शामिल थे। ईडी ने सुबह मेंशनिंग किया हाई कोर्ट के अंदर और हाई कोर्ट ने उसको सुनने के लिए एग्री किया और सुबह ही जो नीचे वाला ऑर्डर है उसको टेम्परेरी कुछ समय के लिए उस पर रोक लगा दी। आम आदमी पार्टी को पीएचडी हासिल है लोगों को गुमराह करने की, लेकिन एक तथ्य है जो हम सबके सामने स्पष्ट है और वो ये है कि दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर आज भी ऑपरेट कर रहा है। किसी भी यानी देश के सुप्रीम कोर्ट ने भी उस ऑर्डर को अभी हटाया नहीं है, वेकेट नहीं करा है। उस ऑर्डर के तहत ये पाया गया था कि माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की जो अरेस्ट है वो लीगल है। शराब घोटाला केस में कल लोअर कोर्ट से जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बेल मिली थी तो आम आदमी पार्टी ने इसे सत्य की जीत बताया था। दिल्ली की स्वास्थ्य मंत्री आतिशी ने सोशल मीडिया पर कहा था, सत्यमेव जयते। लोअर कोर्ट के इस फैसले के बाद जश्न की तैयारी हो रही थी, मिठाइयां बांटने की भी तैयारी थी, लेकिन 15 घंटे के अंदर ही जब दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की बेल पर ब्रेक लगा दिए तो आम आदमी पार्टी ने कहा कि ये मोदी सरकार की गुंडागर्दी है। आखिर राजनीति का ये कैसा चरित्र है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक और अहम खबर की बात करते हैं। नीट पेपर लीक पर सियासी बाजार गरमाया हुआ है। छात्रों में तो नाराजगी है ही, बिहार में इस मसले पर बीजेपी और आरजेडी आमने सामने आ गए हैं। धांधली पर जो खुलासे हो रहे हैं वो भी हैरान करते हैं। देखिए। जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते।
ये करप्शन जो नीट के माध्यम से केंद्र की सरकार कर रही, क्योंकि कंट्रोल नीट के ऊपर केंद्र सरकार का है। मेडिकल के एग्जाम में धांधली होगी, गड़बड़ी होगी तो देश का भविष्य क्या होगा? एनटीए की कितने भी बड़े दायित्वधारी हो, अगर वो उनमें गुनहगार पाए जाएंगे उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। परीक्षा के नाम पर मिले धोखे, फरेब और छलावे पर छात्रों का आक्रोश है ये। अरमानों के चकनाचूर होने से उपजा क्रोध है। ये अथक परिश्रम की अनदेखी पर भड़का आक्रोश है। प्रदर्शन है एक व्यवस्था के चौपट हो जाने पर सिर्फ पेपर लीक नहीं, ये एक पूरे सिस्टम में गड़बड़ी के विरुद्ध इनकलाब है। देश के कोने कोने में पेपर लीक पर हो रहे प्रदर्शन ने नीट जैसी अहम परीक्षा में हुई धांधली की पोल खोल कर रख दी है। लेकिन धरने, प्रदर्शन और सियासी हंगामे के बीच नीट पेपर लीक स्कैम में जो पर्दाफाश हो रहे हैं वो सन्न कर देने वाले हैं। पारदर्शिता के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे। विद्यार्थियों के हित हमारी प्राथमिकता है, किसी भी कीमत पर उसके साथ समझौता नहीं होगा। प्राथमिक जानकारी के अनुसार कुछ एरर स्पेसिफिक रीजन में सीमित है। पुख्ता जानकारी आने पर दोषियों को कड़ी से कड़ी उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे प्रकरण में सर्वोच्च प्राथमिकता विद्यार्थियों के भविष्य को दी जाएगी। हर गुजरते दिन के साथ नीट पेपर स्कैम का विस्तार होता जा रहा है। नए किरदार जुड़ते चले जा रहे हैं और इन किरदारों के सरपरस्तों के चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। नीट परीक्षा धांधली में 20 जून की तारीख को अहम मोड़ आया, जब बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विजय सिन्हा प्रदीप कुमार नाम के आदमी को लेकर आए और सनसनीखेज पर्दाफाश करने लगे और उसे निलंबित भी कर दिया। NHI गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार जादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। नीट पेपर लीक के बिहार एपिसोड में जो किरदार अब तक सामने आए हैं, उनकी कड़ियां आपस में इस तरह जुड़ी हुई हैं। नीट पेपर लीक का सरगना सिकंदर प्रसाद यादवेंदु बताया गया है। विजय सिन्हा की तरफ से दावा किया गया कि सिकंदर के लिए ही तेजस्वी यादव के PS प्रीतम कुमार ने NHAI का गेस्ट हाउस बुक किया। प्रीतम कुमार तेजस्वी यादव का खासम खास होने के साथ लालू प्रसाद यादव का भी करीबी है। प्रीतम कुमार ने जिन प्रदीप कुमार को फोन कर गेस्ट हाउस में कमरा बुक करवाया, उनकी फोन डिटेल भी सामने आई है। जिन छात्रों के लिए NHAI गेस्ट हाउस का कमरा नंबर 404 बुक किया गया था, उनमें एक अनुराग यादव सिकंदर का भतीजा है। इन तक नीट पेपर लीक करने वालों की कड़ी में सॉल्वर गिरोह के नीतीश कुमार और मुंगेर के रहने वाले अमित आनंद ने सिकंदर के साथ पेपर लीक की प्लानिंग दानापुर में की। इन किरदारों के साथ नीट पेपर लीक के बिहार चैप्टर ने सियासी भूचाल ला दिया है, क्योंकि इसमें बड़े नाम उछल रहे हैं। इन दोनों ने लीक करके दिया है कि पहला दिन हमने इग्नोर किया। ये प्रीतम कुमार यहीं पर PS थे जब ये मंत्री विभाग के थे तेजस्वी यादव जी और इसीलिए वो मंत्री शब्द का वहां उपयोग करवा लिए। दोनों का पत्र है, दोनों ने लिख के दिया है कि ये पहला दिन हमने इग्नोर किया, दूसरा दिन फिर फोन 2-3 बार किए तो हमने उसको बोल दिया बुक करने के लिए। लेकिन मजे की बात है कि आवंटन लेटर नहीं निकला। ये जो कहानी चलाई जा रही है ना, उस व्यक्ति का हमारे सरकारी मुलाजिम जो तेजस्वी जी के PS हैं, उनका रिश्तेदार है। तो फिर पेपर लीक कैसे हुआ? अब तक गिरफ्तार हुआ कोई भी किरदार इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है। जाहिर है सिस्टम के भीतर गड़बड़ी है, जिसे दुरुस्त करने के लिए जांच जारी है। नीट पेपर लीक की पूरी हकीकत भी जांच के बाद ही सामने आएगी।
और इधर नीट के नतीजों में हुई धांधली के बीच कुछ आरोपियों की मार्कशीट भी सामने आ गई और ये बता रही हैं कि नकल में कुछ आरोपियों की अकल चूक गई। अनुराग यादव, आयुष राज, अभिषेक और शिवनंदन कुमार, इन चारों नामों में एक चीज कॉमन है और वो है नीट का एग्जाम। ये चारों उसी परीक्षा के किरदार हैं जिन्हें रात में प्रश्न पत्र और उसके उत्तरों को रटवाया गया और दिन में नीट का पेपर दिलवाया गया। लेकिन न्यूज 18 इंडिया के हाथ अब इनकी मार्कशीट भी आ चुकी है, जो इस बात की गवाही देती है कि उत्तर रटने के बाद भी आरोपी छात्रों की परफॉर्मेंस खराब थी। जरा गौर कीजिए। अनुराग यादव को 720 में से 185 अंक मिले हैं। आयुष राज को 720 में से 300 अंक मिले हैं। अभिषेक को 720 में से 581 अंक मिले हैं, जबकि शिवनंदन कुमार को 720 में से 483 अंक मिले। दावा यही है कि सेफ हाउस में आरोपियों को आंसर रटवाए गए, उसके बाद सीधे आरोपियों को एग्जाम सेंटर तक पहुंचाया गया। लेकिन अनुराग की मार्कशीट की डिटेल देख लीजिए। फिजिक्स में 82.52 परसेंटाइल, बायोलॉजी में 51.04 परसेंटाइल और केमिस्ट्री में सिर्फ 5.04 परसेंटाइल। आयुष राज की मार्कशीट देख लीजिए। इनका एग्जाम सेंटर डीएवी बोर्ड कॉलोनी में था। इन्हें बायोलॉजी में 87.80 परसेंटाइल आया है, लेकिन फिजिक्स में 15.52 और केमिस्ट्री में 15.36 परसेंटाइल आया है, जो इस ओर इशारा करता है कि या तो आयुष को सिर्फ बायोलॉजी के पेपरों के आंसर मिले या फिर आंसर रटने का पूरा वक्त नहीं मिला। गया जिले के रहने वाले शिवनंदन कुमार की अंक तालिका भी देख लीजिए। शिवनंदन को बायोलॉजी में 90.27, फिजिक्स में 89.75 और केमिस्ट्री में 86.02 परसेंटाइल आया है। लेकिन पटना के अभिषेक की मार्कशीट देखकर लगता है कि इन्होंने नकल के साथ अकल का भी इस्तेमाल किया है, क्योंकि इन्हें केमिस्ट्री में 95.99, फिजिक्स में 96.40 और बायोलॉजी में 95.56 परसेंटाइल आया है। जाहिर है मार्कशीट के रहस्यमय अंकों की तरह सारा सच तभी सामने आएगा जब जांच की कड़ियां सिलसिलेवार आगे बढ़ेंगी। इधर मध्य प्रदेश में स्कूल कॉलेज के छात्र अब भगवान राम और कृष्ण के बारे में पढ़ाई करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यह ऐलान कर दिया, पाठ्यक्रम में इसे शामिल करने की बात कही, लेकिन अब इस पर भी सियासत होने लगी है और सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। देखिए जरा। मध्य प्रदेश के स्कूल कॉलेजों में अब छात्र भगवान राम के आदर्श सीखेंगे, भगवान कृष्ण का ज्ञान प्राप्त करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ये बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि राज्य की उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा में राम और कृष्ण के पाठ पढ़ाए जाएंगे। भगवान राम और कृष्ण की उपलब्धियों को उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में भी शामिल करने वाले हैं, क्योंकि बच्चों और छात्रों को राम और कृष्ण की राह बताना जरूरी है। मध्य प्रदेश सरकार ने श्री राम पदगमन, श्री कृष्ण पदगमन दोनों बड़े प्रोजेक्ट हाथ में लिए हैं और इन पदगमन के आधार पर मध्य प्रदेश में भगवान राम किन किन स्थान पे गए हैं, उन प्रत्येक स्थान पर जाकर के उन स्थानों को चिन्हित करके उनको तीर्थ के रूप में विकसित करने का सरकार ने पहली बार में गठन के साथ ही निर्णय किया था। हमारे घोषणा पत्र में भी था। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि हम इस पे काम कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भगवान कृष्ण, भगवान राम की जीवन की पाठ्यक्रम संबंधित जो भी उपलब्धियां हैं उसको भी हम पाठ्यक्रम में उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा में लेने वाले हैं।
पाठ्यक्रम में भगवान राम और कृष्ण का पाठ पढ़ाए जाने के सीएम डॉक्टर मोहन यादव के ऐलान पर सियासत भी शुरू हो गई है। दिग्विजय सिंह ने इस पर सवाल उठाए हैं और कहा कि भगवान राम और कृष्ण हमारे आदर्श हैं, इनका पाठ जरूर पढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या गुरु नानक का पाठ नहीं पढ़ाना चाहिए या जीसस को नहीं पढ़ाना चाहिए, और क्या मोहम्मद साहब के बारे में भी नहीं पढ़ाना चाहिए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि सभी धर्म के धर्म गुरुओं के विचारों को पढ़ाया जाना चाहिए। धार्मिक जो आचरण है हमारी आस्था का प्रश्न है, और भगवान राम एक आदर्श पुरुष थे। पुरुषोत्तम भगवान राम हमारे आदर्श पुरुष थे। कृष्ण भगवान हमारे एक आदर्श, मैं कहता हूं कि ये राजनेता तो मैं नहीं कहूंगा उनको, वो सही प्रकार के एक विचारक थे। मैं इसलिए अगर उनके सही बात पर उनके कैसे एक अच्छा नागरिक बने कोई, उसके बारे में कोई आता है तब उसका स्वागत करेंगे। लेकिन साथ में इसके साथ साथ गुरु नानक जी पर क्यों नहीं आना चाहिए, जीसस पे क्यों नहीं आना चाहिए। छात्रों को भगवान राम और कृष्ण का पाठ पढ़ाए जाने पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन दिग्विजय सिंह ने बिना कहे ही कई सवाल खड़े कर दिए। सीएम के ऐलान पर सियासत भी शुरू हो गई है। पाठ्यक्रम पर सियासी घमासान छिड़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर दूसरी तरफ संघ पर हमेशा हमला बोलने वाले या आक्रामक रुख रखने वाले दिग्विजय सिंह के सुर बदल गए हैं। दिग्विजय सिंह ने संघ की खूब तारीफ की है, कार्यकर्ताओं को संघ से सीखने के लिए कह भी डाला है। कहा है कि क्या कहा है ये आपको सुनवाएंगे, लेकिन सवाल यह है कि क्यों दिग्गी हो गए संघ के मुरीद, आइए जानते हैं। हर कोई हैरान है दिग्विजय सिंह और संघ की तारीफ। भला ये कैसे? जो दिग्विजय सिंह संघ को भला बुरा कहने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे, आखिर संघ की तारीफ कैसे कर रहे हैं? लेकिन उन्होंने की है, संघ से सीख लेने की बात कही है। सुनिए जरा कैसे दिग्विजय सिंह संघ की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। सर, आपने एक चीज और बोली कि आरएसएस से हमें सीखना भी चाहिए कि कानाफूसी किस तरीके से की जाती है। माइंड गेम जो खेलते हैं हमको भी खेलना चाहिए। सर, आपने एक चीज और बोली कि आरएसएस से हमें सीखना भी चाहिए कि कानाफूसी किस तरीके से की जाती है। माइंड गेम जो खेलते हैं हमको भी खेलना चाहिए। दिग्विजय सिंह संघ की तारीफ कर रहे हैं। ये वही दिग्गी राजा हैं जो कभी संघ की तुलना दीमक से कर चुके हैं, जो संघ पर नफरत फैलाने के आरोप लगा चुके हैं, आतंकवाद को बढ़ावा देने के भी आरोप लगा चुके हैं। जरा सुनिए दिग्विजय सिंह के ये पुराने बयान। मैं हमेशा से इस बात को कहता रहा हूं, क्या कारण है कि जितने भी हिंदू धर्म के वो लोग जो कि आतंकवादी गतिविधियों में पकड़े गए हैं, वो सब संघ के बैकग्राउंड के क्यों हैं? और कोई संगठन के तो लोग हैं नहीं, तो इसीलिए मैंने उसको संघी आतंकवाद कहा है। संघ पर दिग्विजय सिंह के सुर बदल गए हैं। उनकी सोच क्यों बदली ये दिग्विजय सिंह ही जाने, लेकिन उनके इस बयान से इतना तो जाहिर है कि दिग्गी भी संघ की कार्यशैली के मुरीद हैं। तभी तो अपने कार्यकर्ताओं को संघ से सीखने की बात कह रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।